नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सरकार बदलते ही साहित्यकारों और साहित्यिक संस्थानों के रंग ढंग भी बदलने लगते हैं। उन रचनाकारों और रचनाओं को पुरस्कृत किया जाने लगता है जो सरकार के सुर में सुर मिला रहे होते हैं। साहित्य अकादमी और उसके द्वारा पुरस्कृत रचनाकारों की सूची इस बात की तस्दीक करती है। ये प्रवृत्ति साहित्यिक संस्थानों, पुरस्कारों और लेखकों सबका मान घटाने वाली होती है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे सन 2022 में साहित्य जगत की महत्वपूर्ण हलचलों पर चर्चा में हिस्सा लेंगे प्रभात रंजन, राकेश बिहारी और गरिमा श्रीवास्तव। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में बात करेंगे ग्वालियर घराने के ग्वालियर से गायब होने की। पुस्तक समीक्षा के क्रम में प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ आलोक राय की किताब हिंदी राष्ट्रवाद पर चर्चा और अंत में जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का कटाक्ष ईमानदारी से निपटने की ज्वलंत समस्या पर। सन 2022 की शुरुआत कथित नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने के विवाद से हुई थी। इस वर्ष का अंत भी कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने से उठे विवाद से हो रहा है। इस साल की एक बड़ी घटना गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिलना रहा, जिसने हिंदी के साहित्य जगत को काफी मथा। फांसीवादी राजनीति के दौर में प्रतिरोध के साहित्य की भी खूब चर्चा रही और स्त्री तथा दलित विमर्श भी चर्चा के केंद्र में रहे। पूरे साल का लेखा जोखा लेकर हाजिर हैं 3 वरिष्ठ लेखक एवं आलोचक प्रभात रंजन, राकेश बिहारी और गरिमा श्रीवास्तव। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। राकेश जी, ये पूरा साल 2020-22 का गुजर गया है। बहुत सारी उथल पुथल रही है, बहुत सारी उपलब्धियां रही होंगी, बहुत सारे विवाद रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं उस विवाद से, बल्कि यूं कहें कि ये साल की शुरुआत विवाद से हुई थी और अंत भी एक विवाद से हो रही। दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी दिया गया था, तब विवाद हुआ। अब बद्री नारायण जी को साहित्य अकादमी मिला है, उस पर भी विवाद है। ये विवाद बद्री नारायण जी को लेकर हो रहा है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मुकेश जी, वाद विवाद की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है हमारे यहाँ और बहुत जरूरी भी। लेकिन इन दिनों ऐसा लगता है कि जो वाद विवाद की परंपरा थी उसमें से वाद हट गया है या वाद के बदले वाद लगा दिया गया है। ये जिन 2 विवादों का जिक्र आपने किया, मुझे नहीं लगता कि कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार या कोई सम्मान जो हमारी भाषा में दिया जाता है, छोटा बड़ा, उस पर इस तरह के विवाद खड़े नहीं होते। जहां तक साहित्य अकादमी से संबंधित जो विवाद है, मुझे लगता है कि पहले हमें यह तय करना होगा कि यह जो सम्मान है वह किस कृति को दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें उस कृति के मेरिट पर बात करनी चाहिए, उसके बाद उस पुरस्कार के देने या न दिए जाने पर। दूसरी जो चीज मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर सम्मान देने की, जहां पर जो पहली आधार सूची बनती है और वहां से फिर कोई एक सम्मानित घोषित किया जाता है, यह जो पूरी प्रक्रिया है इस पर बात किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति को क्यों दे दिया गया, उसे क्यों नहीं दिया गया। राकेश जी, जब ऐसा यहाँ एक प्रश्न है। हमारे यहाँ आपने कृति का जिक्र किया, हमारे यहाँ कृति से ज्यादा किसको दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, ये कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दया प्रकाश सिन्हा को क्यों दिया गया ये हम सब जानते हैं। बद्री नारायण जी को भी किस लिए दिया गया इस समय, इसको लेकर भी जो प्रश्न उठ रहे हैं उनमें कहीं तो कुछ है जिसको लेकर ये विवाद खड़े हो रहे हैं। यदि आपने, आपके सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं कि यदि आपने उस आखिरी सूची पर गौर किया हो कि जो 11 किताबें सामने थीं, यदि ऐसा ही कुछ हम मान लें कि किस लिए दिया गया, तो शायद कमल किशोर गोयनका को सबसे पहले दे दिया जाना चाहिए था।
आएगी इसलिए उनकी मैं बारी। बार बार कहूंगा कि जो कृतियां सामने उपस्थित हैं और जिस प्रक्रिया से निकल कर आई है, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं जोड़ूं। मैं बार बार इस प्रक्रिया पर क्यों ध्यान देना चाहता हूँ। आप इससे परिचित होंगे कि यह जो पूरी प्रक्रिया है पुस्तकों के विचारार्थ चयन की, उसमें एक आधार सूची बनती है और फिर वो साहित्य अकादमी के पास हर भाषा का एक भाषा परामर्श मंडल है जिसके पास जाता है। वो सूची जाती है और फिर उस मंडल के हर सदस्य दो दो पुस्तकों को नामित करते हैं। संभव है कि वो दोनों किताबें उसी सूची की हो, आधार सूची की, या फिर उनको छूट है उससे बाहर भी जा सकते हैं। जो हिंदी की ये परामर्श मंडली है, यदि उसके कुछ नामों पर मैं आपको बताऊं, नामों का बस केवल नामोल्लेख करूंगा, फिर आप बताएंगे कि यह प्रक्रिया किस तरह से चलती है। और इन नामों में से आप कितनों को जानते हैं? डॉक्टर अमरनाथ सिन्हा, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, प्रोफेसर लालचंद गुप्ता मंगल, श्रीनिवास जोशी, श्रीराम परिहार। ये सूची 20 लोगों की है। इसमें बहुत आप कोशिश करेंगे, खेमों को छोड़ के भी, विचार और पंथों की बात अलग करके भी, तो दो नाम ऐसे हैं इसमें, एक डॉक्टर रामदरस मिश्र का और एक कमल किशोर गोयनका का, जिनको हम लोग बतौर लेखक या साहित्यकार जानते रहे। जबकि जो पूरा जो संविधान है साहित्य अकेडमी का, वो कहता है कि इन सदस्यों का जो चयन होगा उसका आधार यह है कि वो अपने राज्य के जो साहित्य की दुनिया है उसके एमिनेंट फिगर होंगे, एमिनेंट पर्सनालिटी होंगे। जब राकेश जी, इन हम नामों अगर को ही हम प्रक्रिया में नहीं जाएंगे तो जानते। बहुत वक्त निकल जाएगा। मैं आपसे आपसे जी सहमत हूं कि प्रक्रिया में भी दोष होंगे, लेकिन प्रक्रिया को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। ये भी हम सब जानते हैं कि कैसे उस प्रक्रिया से फायदा उठाकर अपने पसंद के लोगों को पुरस्कृत किया जाए। ये भी एक, और जिनको नहीं देना है उनको कैसे काट छांट कर बाहर कर दिया जाए, ये भी एक प्रक्रिया होती है। प्रभात जी, एक छोटी जी सी टिप्पणी मैं चाहता हूं इस विवाद पर, उसके बाद फिर हम लोग लौटेंगे कि इस मैं साल क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं तो मुकेश जी, राकेश जी को सुन रहा था। मुझे शुरू में ऐसा लगा जैसे साहित्य अकादमी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे होंगे राकेश बिहारी। सवाल आपने ये पूछा था कि जो विवाद हुआ उनके, लेकिन उन्होंने कहा कि कृति पर बात होनी चाहिए। कृति तो दया प्रकाश सिन्हा की भी थी, उस पर ही चर्चा होनी चाहिए। दया प्रकाश सिन्हा पर चर्चा क्यों हुई? मैं खुद एक कवि के रूप में बद्री नारायण का प्रशंसक हूँ, और उनकी जो कविता है प्रेम पत्र, कोई बचाएगा रोम, कोई मदीना, कोई बचाएगा चांदी, कोई सोना, ऐसे में मैं कब तक निपट अकेला, मैं कब तक बचा पाऊंगा तुम्हारे प्रेम पत्र। लेकिन सवाल उनकी कविता और उसका नहीं है। मैंने खुद उनको बधाई दी और मैं खुद उनका प्रशंसक हूँ उनके लिखे का। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से मुखर हुए हैं दक्षिण पंथ की राजनीति को लेकर, जिस तरह से उसको सही करने में लगे हुए हैं, इसके कारण उन पर सवाल उठ रहे हैं। इसके कारण सवाल नहीं उठ रहे हैं कि बद्री नारायण किस प्रकार के कवि हैं या उनकी कविता अच्छी है, तुमड़ी में के शब्द क्या उनकी सबसे अच्छी कविता संग्रह है। सवाल इस पे नहीं उठ रहे हैं, सवाल इस पर उठाया जा रहा है। और ये विवाद अगर है तो बौद्धिक जगत में जायज है कि वो आदमी जो ये 2012 से 2014 के दौर में, लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बद्री नारायण कांग्रेस के भी बहुत नजदीकी थे और राहुल गांधी के सलाहकारों में थे। ये सब जानते हैं जो उनको जानते हैं। तो वही आदमी है, तब उनकी आलोचना नहीं हुई। आलोचना अब हो रही है, इसलिए मैं इससे वो हूँ कि ठीक है, उनकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उस समय भी होनी चाहिए थी जब वो कांग्रेस के बहुत करीबी थे। कांग्रेस के राज में वो जेएनयू में प्रोफेसर बन के आए थे। फिर अब 2014 से उन्होंने स्वर बदला है। तो जब आपको उस बदले हुए स्वर के बाद कोई चीज मिलती है, कोई पुरस्कार मिलता है जो सरकार की ओर से दिया जाता है, तो सवाल उठते हैं। बिल्कुल। उठने भी चाहिए। कर्मा जी, आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि ये जो प्रक्रिया है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो अंतिम कृतियां थी उनमें रेत समाधि भी थी, लेकिन रेत समाधि को जरूरत नहीं समझा गया कि उसे साहित्य अकादमी मिलना चाहिए, भले ही बुकर इंटरनेशनल उसे मिल गया हो। मुझे लगता है कि जिसे बुकर मिल चुका है उसको दोबारा से फिर उसी कृति को लेकर के साहित्य अकादमी के लिए कंसिडर किया ही जाए, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात है कि मेरा अपना विचार है कि रेत समाधि ओवररेटेड नॉवल है, और जो जिसे कि अधिकांश पाठक पढ़ नहीं सके हैं, और ये हम सब जानते हैं, और हम सब उसकी इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उसे इंटरनेशनल पुरस्कार मिल चुका है।
जबकि वो कई साल पहले लिखी जा चुकी थी, और इस दौरान और साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिले, लेकिन उस दौरान उसकी चर्चा नहीं हुई। तो अब जब बद्री नारायण को मिला है, तभी ये कहा जाए कि रेत समाधि की चर्चा क्यों नहीं हुई, तो ये बात तो कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि पिछले 4 सालों से अगर वो किताब एग्जिस्ट कर रही थी, तब 4 सालों में उसको साहित्य अकादमी के लिए कंसिडरेशन के लिए क्यों नहीं उसकी चर्चा की गई। नहीं, चर्चा हुई, अंतिम सूची में भी थी वो किताब। हाँ, लेकिन मिला तो नहीं ना जी। जब उसको बुकर मिल गया, तब उसको सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा पठनीय, सबसे सुयोग्य उपन्यास माना जा रहा है। ऐसा क्यों? ये तय है कि बद्री नारायण का ये सर्वश्रेष्ठ संग्रह नहीं है। उनका सर्वश्रेष्ठ संग्रह मेरी नजर में खुदाई में हिंसा है। बहुत खूबसूरत संग्रह है उनका, और बद्री नारायण एक अच्छे कवि के रूप में हम उनको जानते हैं। तो हम क्यों ना ऐसे ये सोचें कि हम एक मान के चलें कि हम जो पाठक हैं, हम ये सोचकर चलें कि एक कृति को इसलिए पुरस्कार मिला है क्योंकि उसकी साहित्यिक वकत है, एक साहित्यिक वकत है। और आप अगर कमल किशोर गोयनका को मिलता तो क्या आप फिर क्या चर्चा नहीं करते? मुझे लगता है इस सूची में किसी को भी मिलता तो भी इसकी चर्चा यूं ही होती। किसी को मैं इस प्रश्न का जवाब एक प्रभाजित ने भी दिया कि कृति और कृतिकार, इसमें से किसको, अगर हम दया प्रकाश सिन्हा के मामले में देखें तो उनकी कृति क्या थी ये हम सब जानते हैं। उनको मिला क्योंकि वो सत्ताधारी दल के करीब हैं, उनकी विचारधारा के समर्थक हैं, पोषक हैं। यहाँ बद्री नारायण की भूमिका भी बदली है, और इसलिए सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। कृति से उनके कवि होने पर कोई संदेह जाहिर नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे समय जी, अगर आप कृतिकार को भी देखें, मान लीजिए आप कृति को कम ही देख रहे हैं, बद्री नारायण का काम देखिए। वो आदिवासियों, वो पिछड़े हुए लोगों के बीच में जाकर के जितना फील्ड वर्क करते हैं, और जिस तरह से वो लगे हुए हैं लगातार, और उन्होंने जो एक पढ़ने लिखने और शोध की जो संस्कृति इलाहाबाद में जो कायम की है, वैसी संस्कृति कितने लोग कायम कर पा रहे हैं? आप छोड़ दीजिए कि वो बीजेपी के या कांग्रेस के या किससे, इससे छोड़ दीजिए। इसके बावजूद वो व्यक्ति अपनी रचनाशीलता को बचाए हुआ है, और बचा करके वो लिख रहा है। तो मैं समझती हूँ कि वो पूरी तरह से योग्य है। सिर्फ अगर मान लीजिए कि वो किसी पार्टी से या कहीं से भी वो संबंधित नहीं होते, तब इस कृति को पुरस्कार मिलता, तो शायद कुछ लोग ये कह रहे होते कि उन्होंने बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है। देखिए, कहीं भी कभी भी हिंदी में तो ये तय है कि हालांकि हिंदू अखबार जो है उसने एक पंक्ति देने की कोशिश नहीं की कि हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार किसको मिला, जबकि अंग्रेजी को उन्होंने 2 पंक्तियां दी, अनुराधा राय के लिए उनको अंडरलाइन किया, लेकिन हिंदी को ये तक मतलब सम्मान नहीं दिया गया। इसका कारण ये है कि हम लोग जो इतनी क्षुद्र राजनीति में लिपटे रहते हैं, हम कृति पर बात करें ना। लेट अस टॉक अबाउट हिज क्रिएशन। बिल्कुल गर्मा जी, ठीक, आपने ठीक कहा, लेकिन एक जी मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर बद्री नारायण की बात कर रहे हैं गरिमा जी, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने आदिवासियों पे काम किया, दलितों पर काम किया, सबाल्टर्न हिस्ट्री में उनका बहुत, ये सब बातें बहुत सही हैं। लेकिन हम एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि वो लगातार पॉलिटिकल राइटिंग करते हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं, और वो लेख आज से नहीं लिख रहे हैं, बीएसपी के जमाने से लिख रहे हैं। उन्होंने काशीराम, उन लेखों से उनका स्वर जो बदलता है, वो क्या उनकी कविताएं उससे अप्रभावित रह सकती हैं? ये नहीं है। उसमें पिछले 8 सालों से आप उनके लेख पढ़िए हिंदी अंग्रेजी अखबारों में, लगातार मैं आगे बढ़ना चाहूंगा एक छोटी सी टिप्पणी के साथ कि आपकी रचनात्मकता किस तरह की विचारों को, विचारधारा को, राजनीति को पोषित कर रही है, ये भी महत्वपूर्ण है मौजूदा दौर में खास तौर पर। इसलिए इस विवाद का भी महत्व है। इसे केवल क्षुद्र राजनीति कह के खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसको जरूर देखा जाना चाहिए कि उस लेखक की समाज में क्या भूमिका है वर्तमान में, जिसको पुरस्कृत किया जा रहा है, और क्या वो विचारधारा या विचार या उसकी सक्रियता किस पक्ष में जाती है। बहरहाल राकेश जी, अब हम आते हैं इस साल की प्रमुख घटनाओं पर।
आपके हिसाब से सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख बड़ी हलचल इस साल हिंदी साहित्य की क्या रही? अनम्यूट कीजिए राकेश जी। जहां तक इस वर्ष के महत्वपूर्ण घटनाओं की बात है, आपने एक विवाद से बात शुरू की, बीच में गीतांजलि जी का भी जिक्र आया, तो जाहिर तौर पर जो बुकर इंटरनेशनल मिला वो एक बड़ी घटना थी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो चीजें मेरी दृष्टि में घटित हुई इस वर्ष, एक के बजाय मैं दो एक चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा कि एक वर्ष के आरंभ में ही लगभग रॉयल्टी को लेकर भी एक विमर्श या विवाद शुरू हुआ था। मैं बार बार जब प्रक्रिया की बात करता हूं तो मेरी मंशा यह होती है कि जब एक वाद विवाद, एक विमर्श आप शुरू करते हैं, आखिर क्या कारण है कि वह विमर्श समय से पहले अचानक कहीं गुम हो जाता है, उसे हम बिसरा देते हैं। उसका कारण सिर्फ यह होता है कि एक वाद विवाद या विमर्श से जो एक सकारात्मक स्थिति या जरूरत पैदा होनी चाहिए थी, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि एक रॉयल्टी विवाद हमारे यहाँ शुरू हुआ तो अंततः उसकी जरूरत क्या थी, उस विवाद की जरूरत क्या थी, और कहां पर जाके रॉयल्टी का प्रकरण जो है वह लेखकों के अनुकूल हो सकता था? क्या एक ऐसी कोई स्थिति बन सकती थी कि रॉयल्टी ऑडिट की कोई एक परंपरा हमारे यहाँ शुरू हो? लेकिन नहीं, हम वहां तक नहीं जा सकते। हम कुछ दिनों के लिए हो हल्ला करेंगे और चुप हो जाएंगे। वैसा ही ये साहित्य अकादमी का ही मामला है कि हम उस प्रक्रिया में नहीं जाएंगे कि आखिर क्या होता है कि ऐसे लोग, ऐसी सूची हमारे सामने चली आती है और उसमें से एक जूरी को, उसी में से किसी एक को चुनना उनकी व्यवस्था होती है। तो मैं बार बार इसीलिए प्रक्रिया की बात करना चाहता हूँ कि एक विमर्श, एक वाद विवाद आपको एक वैसी नियति तक ले जाए जहां पर जाकर एक सकारात्मक दिशा में कोई एक जरूरत रेखांकित हो सके। तो ये एक रॉयल्टी विवाद में उसमें जोड़ना चाहता। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि बहुत बड़ी घटना के रूप में आपको न दिखाई पड़े, बहुत उसका हो हल्ला ना हो, लेकिन पिछले वर्ष एक प्रवृत्ति मैंने नोट की कि जो अस्मिता विमर्श है, उसमें खासकर जो स्त्री अस्मिता का विमर्श है, वो कई बार ऐसे हाथों में जाकर फल फूल रहा है जहां पर अंततः उस अस्मिता विमर्श को कमजोर करने वाली ताकतें मजबूत होती जा रही हैं। आप इसका बहुत बड़ा उदाहरण देख सकते हैं कि पिछले दिनों मृदुला जी को जो 50 वर्ष उनके लेखन के पूरे हुए, उस अवसर पर जो उस समय बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा वक्तव्य दिए गए, आप उसको अगर ठीक से पढ़ें या सुने तो उसकी अंतर्ध्वनि यही है कि स्त्री विमर्श तो कोई बहुत छोटी चीज, यानी अस्मिता विमर्श जो भी है उसको एक सीमित विमर्श की तरह सामने रखकर और मनुष्यता के नाम पर उसको छोटा दिखाने की बात होती है। जबकि कारण क्या है कि जो मनुष्यता की परिधि है उसमें जिनको हमने पहले से दाखिल नहीं होने दिया, आज वो अपनी अस्मिता क्लेम कर रहे हैं। तो जब तक उस पर फोकस होकर हम बात नहीं करेंगे, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं? तो इस तरह की प्रवृत्तियां भी मुझे लगता है लगातार बढ़ी हैं, जहां पर अस्मिता विमर्श जैसे विमर्शों को आप सीमित विमर्श कहकर कहीं ना कहीं उसके जो सरोकार है उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह की भी प्रवृत्ति एक है हमारे दिन आजकल हमारे समय। जी जी, प्रभात जी, आपने कौन सी प्रवृत्तियां देखी इस साल खास तौर पर स्त्री विमर्श के बारे में? ये एक विचलन जिसको राकेश जी कह रहे हैं एक तरह का, वो देखने को मिला। पता नहीं स्त्री विमर्श वाले कितना सहमत होंगे इससे, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैं तो देखिए, मैं सकारात्मक चीजें देखता हूँ और मुझे लगता है कि इस साल गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलना, ये बहुत बड़ी घटना है हिंदी की, जिसको हिंदी के सारे सत्ताधीश बैठकर उसके हिंदी में उपन्यास कैसा है इसका मूल्यांकन करने लगते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो आने वाले समय में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक रूप में स्थापित करेगी। अब तक हिंदी की जो भी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय छवि है, कुछ मनोरंजन करने वाले सिनेमा के लोगों के कारण, फिल्मी गानों के कारण, कुछ अभिनेताओं के कारण स्थापित हो गई है। लेकिन ये इसने एक तरह से हिंदी के सत्ता केंद्रों के बीच से हिंदी को बाहर निकाल दिया और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंचा दिया है। अब किसी लेखक की कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके बाद बहुत सारी किताबों के अनुवाद हो रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी भाषाओं में। और उसके अलावा आप देखिए कि DSC अवार्ड जो अभी हाल में दिया गया 50 लाख का अवार्ड, भारत में सबसे बड़ा अवार्ड है,
वो जिस कृति को दिया गया उर्दू के एक उपन्यास को उसमें भी रेत समाधि का अनुवाद शामिल था, लेकिन वो नेमत जावेद खाली जावेद के नेमत खाना के अंग्रेजी अनुवाद को दिया गया। तो हिंदी के कारण अन्य भारतीय भाषाओं और हिंदी के आसपास की भाषाओं की तरफ भी ध्यान जा रहा है, और ये मुझे लगता है कि सारे विवाद इसके बावजूद कि हिंदी में उसको लेकर बहुत विवाद हुए, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी घटना मुझे लगती है जिसने जो आने वाले समय में हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हिंदी साहित्य के कुछ अच्छी कृतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में बहुत काम आएगी। जी, निजी तौर पर मुझे रेत समाधि बहुत अच्छा लगा उपन्यास, मैंने पूरा पढ़ा और एंजॉय किया। मुझे लगता है कि कोई कृति पढ़ी गई है ये एक बड़ी कसौटी नहीं हो सकती है, उस कृति में क्या रचा गया और किस तरह से रचा गया है इसे भी देखा जाना चाहिए। लेकिन करिमा जी, आपके हिसाब से इस वर्ष की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही, क्या खास आपने नोट किया? मैंने 2 बातें नोट की। रेत समाधि पर बोलने के लिए कहेंगे तो मैं बाद में बता सकती हूँ। खैर, ये मेरा एक पाठकीय मेरा विचार था, पाठकीय मेरी टिप्पणी थी। बिल्कुल भी कहीं ऑफेंडेड होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो निसंकोच बहुत अच्छा है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों मतलब कह लीजिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग एडिटिंग जिसे हम कहते हैं, वो हमें जो टॉम्ब ऑफ सैंड्स में मिला है। दूसरी जो बात मैंने नोटिस की वो एक तो बड़े पैमाने पर लिटरेरी फेस्टिवल्स का होना, इतने बड़े पैमाने पर छोटी-छोटी जगहों पर लिटरेरी फेस्टिवल्स होना और उनका सफल होना। चाहे कितना भी कहा जा रहा है कि प्रिंट जो है वो धीरे-धीरे छपी हुई पुस्तकों को कह लीजिए कि विस्थापित कर देगा, बिल्कुल उसकी जगह ले लेगा, लेकिन इसके ठीक उलट व्यावहारिक जीवन में मैंने देखा कि किताबें और खास पेपर बैक संस्करण हो, पेपर बैक संस्करण नहीं तो हार्ड कॉपी के संस्करण भी ये छोटे-छोटे जो शहर हैं उनमें काफ़ी बिक रहे हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिल रही हैं, और भारतीय भाषाओं के लोग और प्रकाशक वो हिंदी में लिखे हुए लिटरेचर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसको अनुवाद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति मैंने इस साल नोट की कि जो छोटी-छोटी जिसको जहाँ पर समाई है, जिसको जहाँ पर सुविधा है, वो वहाँ पर एक छोटा-सा लिटरेरी फेस्टिवल करवा रहा है। तो मैं इन सारे फेस्टिवल्स को लोगों के मिलने-जुलने से ज़्यादा मैं इसको साहित्य के पुनर्जन्म के रूप में और विधाओं के पुनर्जन्म के रूप में देखती हूँ, और ये भी देखती हूँ कि कविता संग्रहों का बहुत बड़े पैमाने पर पाठकों द्वारा स्वागत किया जाना और बहुत सारा अनुवाद के माध्यम से बहुत सारा लिटरेचर सामने आना। इस वर्ष और पिछले वर्ष प्रभात जी ने ही कई किताबें, बहुत महत्वपूर्ण किताबों का अनुवाद किया है और उनकी बिक्री भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि हिंदी के पाठक की रुचि का परिविस्तार हुआ है और अवेलेबिलिटी बढ़ी है, और अमेज़न जैसे जो साइट्स हैं इनके द्वारा भी मतलब लोग पुस्तक मेले में कोई चर्चा सुनते हैं, उसको फेसबुक पर उसकी फोटोग्राफ्स देखते हैं, उसके बाद वो अमेज़न से किताब ऑर्डर करते हैं। ये प्रोसेस चलता है। तो मुझे लगता है कि इससे लेखक को एक यूनिवर्सल या एक वैश्विक पहचान मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। दूसरी बात मैंने जो नोटिस की कि लेखन में एक तरह की हड़बड़ाहट और एडिटिंग की सख्त कमी, ये लेखकों की तरफ से भी और प्रकाशकों की तरफ से भी, ये मैंने निजी तौर पर नोटिस किया। जी राकेश जी, जी प्रभात की बात नहीं कि ये लिटरेचर फेस्टिवल्स के अलावा एक नई प्रवृत्ति जो मैंने इस साल देखी है वो छोटे-छोटे शहरों में पुस्तक मेलों का आयोजन बहुत बढ़ गया है। मेरे शहर सीतामढ़ी जहाँ में कभी किताबें नहीं मिलती थी, वहाँ हर साल नियमित पुस्तक मेला होने लगा है। मुजफ्फरपुर में नहीं हो रहा है। राकेश जी, आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी, मतलब हो रहे हैं लोग, और छोटे-छोटे शहर में हो रहे हैं। ये इसे एक सकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में हम लोग नोट कर सकते हैं। पाठकों में एक नई जिज्ञासा, नया उत्साह किताबों को लेकर अगर पैदा हो रहा है या ये मेले ठेले कर पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मैं राकेश जी अब इस पर आना चाहता हूं कि इसी साल की शुरुआत में जो माहौल देश भर में बना हुआ है उसकी वजह से एक प्रतिरोध के साहित्य की बात शुरू हुई थी। प्रतिरोध की कविताओं के कई जगह सिलसिले शुरू हुए थे। क्या वो प्रवृत्ति
साल के अंत आते आते तक शिथिल पड़ गई या मजबूत होती दिख रही है? उस प्रतिरोध का हिंदी साहित्य के अंदर क्या रूप रंग है? अनम्यूट कीजिए राकेश जी। की बात तो हम लगातार करते हैं, उसकी गूंज शुरू से आखिर तक कहीं ना कहीं थोड़ी या बहुत सुनाई पड़ती, लेकिन इससे जुड़ी जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच खास करके जो मुख्य धारा के आलोचक हैं, उनमें भी एक बड़ा हिस्सा वैसे लोगों का हमारे सामने आया है जिनको चाहूं और सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ता है। और यह जो कारण है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी खुद प्रभात जी ने भी कहा कि वो सब कुछ सकारात्मक ही देखते हैं। यहाँ तक कि अब पुस्तक समीक्षाओं के जो स्तंभ हैं, उनका नाम ही गुड बुक रखा जा रहा है कि पता नहीं वो संपादक का गुड बुक है या सिर्फ किताबों के बारे में ही अच्छा अच्छा कहना है। तो ये जो स्थितियां, वैसी स्थिति में प्रतिरोध की बात कैसे की जा सकती है असर, मतलब जो बहुत ही असरदार रूप में। इसके साथ जो दूसरी चीज मैं जोड़ना चाहता था कि जो कई कई बातों हो रही, जो दो छोटी छोटी चीजें, कि इस वर्ष जो आजादी का 75 वर्ष है, इसको लेकर कई तरह के बहुत महत्वपूर्ण आयोजन हमारे यहाँ, कई आयोजन हुए, कई पत्रिकाओं के विशेषांक निकले, बहुत अच्छी बातें भी हुई, लेकिन वहां भी मुझे एक चीज मिसिंग लगी कि कई बार लगता रहा कि हम 75 वर्ष पर बात कर रहे हैं या 7.5 वर्ष पर बात कर रहे हैं। उसका कारण यह होता है कि हम आत्मसमीक्षा के दौर से नहीं गुजर पाते थे कि आखिर यह 7.5 वर्ष की नियति तक हम कैसे पहुंचे, क्या उसमें कोई आत्मसमीक्षा की भी एक जरूरत है, उधर हमने ध्यान नहीं दिया है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि देखिए, खासकर कथा साहित्य को लेकर, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत गति वही है, कि हमारे समय का जो कथा साहित्य है उसका बड़ा हिस्सा स्त्रियों द्वारा लिखा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लिखा जा रहा है। इस वर्ष कथादेश ने 6 बिल्कुल नए स्त्री कथाकारों को चिन्हित कर एक कथा समीक्षा नाम का आयोजन किया, और वहां पे एक बहुत अद्भुत चीज हमने देखी कि यहाँ 15 वर्ष के कथाकार से लेकर लगभग 50 वर्ष तक के नए कथाकार उसमें शामिल थे, जिनकी 1, 2 या 3 कहानियां छपी। और उनकी जो सबसे अच्छी चीज, आप जो प्रतिरोध की बात कर रहे थे, मैं आज समीक्षा की बात कर रहा था कि इन 6 स्त्री कथाकारों में अपनी आलोचना सुनने का धैर्य बहुत बढ़िया था। एक कहानी पर 3-3 घंटे लंबी चर्चा हुई और लोगों ने अच्छी तरह से आलोचना की, कहानी की, उन लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। और दूसरी बात कि उसके बाद जो अपना पक्ष है उसको भी रखने का जो एक सलीका हो सकता है, उसकी तैयारी हो सकती है, वह भी मैंने उन लोगों में देखी। तो मुझे लगता है कि ये जो 6 स्त्री कथाकारों को सामने लाने का काम कथादेश ने किया, यदि इन लोगों ने अपना काम ऐसे ही किया तो निश्चित तौर पर आने वाला जो स्त्री कथा साहित्य है उसका एक बड़ा हिस्सा इन जैसे लोगों के द्वारा लिखा जाए। जी प्रभात जी, मैंने प्रतिरोध के साहित्य का जिक्र इसलिए छेड़ा था कि मौजूदा समय में ये माना जाता है, हर समय में वैसे तो साहित्य और रचनाकारों की एक भूमिका होती है। वर्तमान में जिस तरह की राजनीति हम देश में देख रहे हैं, उसमें उम्मीद की जा रही है कि साहित्य ज्यादा मुखरता के साथ, ज्यादा दृढ़ता के साथ, ज्यादा साहस के साथ संघर्ष के लिए आगे आएगा। क्या हमें ऐसा लग रहा है कि इस समय की जरूरत को समझ पा रहे हैं साहित्यकार और उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? इस 1 साल में हमने क्या ऐसा कुछ पाया है? देखिए, साहित्य का जो पूरा जो व्यवसाय है, ये एक सिर्फ लेखक के ऊपर तो निर्भर नहीं होता है। इस पूरे व्यवसाय में प्रकाशक है और सबसे केंद्रीय भूमिका प्रकाशक की होती है और जो लोग किताब बेचते हैं उनकी होती है। तो जाहिर है, अगर बदलाव दिख रहा है, प्रतिरोध, वैसे तो देखिए, मैं एक बहुत पुरानी बात है जो आपको सुना रहा हूँ, शायद बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था कि हिंदी को खड़ी बोली हिंदी कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि हमेशा विरोध में खड़ी रहती है। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा विरोध जिस भाषा ने अपने साहित्य के माध्यम से किया वो हिंदी थी। लेकिन ये जो खड़ी बोली हिंदी का ये जो परिभाषा थी, वो धीरे धीरे क्षय होती जा रही है। और उसका कारण एक तो देखिए, सीधे सीधे पहले बहुत आजादी के बाद और उससे पहले प्रेमचंद के साहित्य से हम शुरू करें तो प्रतिरोध बहुत केंद्रीय स्वर रहा है। और जिन लेखकों को हम बड़ा मानते आए हैं, उन सब में सत्ता का जरूरी नहीं है कि किसी एक सत्ता का प्रतिरोध हो, उस व्यवस्था का प्रतिरोध हो जिस व्यवस्था में बहुत सारे लोग सड़क पे सोने को मजबूर है, जिनको घर पेट खाना नहीं मिलता है। ये प्रतिरोध हमेशा से केंद्र में रहा है। हिंदी कथा साहित्य या कविता के केंद्र में हमारे सारे आइकन वही रहे हैं जिन्होंने प्रतिरोध का साहित्य रखा। लेकिन
इस साल मतलब पिछले 7 सालों में धीरे-धीरे और इस साल मैं ये आप कहूँगा कि इस तरह का साहित्य उस तरह से सामने नहीं आ रहा है, और जो आ भी रहा है उसको वो आलोचक ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनके बारे में राकेश जी ने कहा कि आलोचकीय क्षमता अब लोग खो चुके हैं, हर जगह अच्छा-अच्छा देखते हैं। ऐसी चीज़ों को का उल्लेख करने में, उनको सामने लाने में दूसरी संस्थाएँ भी नहीं सामने आ रही हैं। लेखक को अंततः वो तो लिख ही सकता है, लेकिन उसकी किताब को प्रकाशित करने वाला प्रकाशित करेगा, विज्ञापित करने वाला विज्ञापित करेगा। तो ये सारे माध्यम अगर शांत होते जा रहे हैं, लेखक भी उसी हिसाब से, लेखक पहले विचार के हिसाब से लिखता था, बाजार के हिसाब से लिखने लगा, और ये बदलाव जो है ये सकारात्मक लगता है, लेकिन लंबे समय तक ये सकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि इससे हिंदी का जो बौद्धिक जगत है उसका क्षरण होगा, उसमें गिरावट आएगी। बिल्कुल। अब मैं अंत में आप सब तीनों महानुभाव से चाहूंगा कि आप लोगों ने, मैं कोई रेटिंग नहीं मांग रहा हूं आपसे, आप लोगों ने जो कृतियां जो पढ़ी हैं, रचनाएं, उनमें से उल्लेखनीय क्या रहा, आपको क्या उल्लेखनीय लगा? आपसे शुरू करते हैं गरिमा जी। मैं ये कहूंगी कि इस समय जो महत्वपूर्ण बात ये है वो है कई विधाओं का सम्मिलन और टकराहट। जैसे कि उपन्यास राकेश जी, प्रभा जी म्यूट कर लीजिए। उपन्यास और कहानी और कविता के अलावा अन्य विधाएं, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, इस तरह की विधाएं हमारे सामने एक पुनर्जन्म लेकर आई हैं। दूसरी बात, एक बड़ी सुखद आश्चर्य की बात देखी गई है कि सोशियोलॉजिकल स्टडी, समाजशास्त्रीय अध्ययन बढ़ा है, इतिहास की तरफ रुझान बढ़ा है, अपनी परंपरा की तरफ रुझान बढ़ा है, ये मैं नहीं कहूंगी, बल्कि इतिहास को वर्तमान के आईने में देखने और विश्लेषण करने की प्रवृत्ति या इस दौर के कथाकारों और संस्मरण लेखकों में बढ़ी है। मैं तो ये मानती हूँ कि संस्मरण लिखना भी एक तरह से प्रतिरोध की संस्कृति का निर्माण करना है। खास करके जो सबाल्टर्न जो अस्मिताएं हैं, वो जब संस्मरण लिखती हैं, अपनी स्मृतियों का लेखा जोखा, चाहे वो स्त्रियां हो या आदिवासी हो या और भी जो लोग भी हों, वे या दलित हो, वे लोग जब लिखते हैं तो उनका लिखना अपने आप में, उनका बोलना अपने आप में राजनीति है। और इसकी जो छूट जो कह लीजिए कि हमें मिली है और उस छूट का हम उपयोग कर रहे हैं। साथ ही कई छोटे छोटे प्रकाशक भी अब बड़े बनकर के हमारे सामने आ रहे हैं, और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं जिन पर कि जहां की हमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी किए बिना हमारी किताब सामने पाठकों के आ सकती है, ई बुक फॉर्म में और दूसरी और अनेक फॉर्म्स में। हम सब उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान रहे हैं। तो अब लेखक खुद अपना प्रकाशक बन सकता है, दूसरे प्रकाशक तो है ही। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसके साक्षी हम लोग हैं इसमें। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है कि जितनी जल्दबाजी है छपने की, उसमें रुक कर, ठहर कर उस पर विश्लेषण, उस पर विचार नहीं किया जा रहा। साथ ही प्रूफ संबंधी भूलें जिसे हम कहते हैं, भाषा संबंधी भूलें, उस पर भी विचार नहीं हो रहा। एडिटिंग भी बहुत कम हो रही है। इसके पीछे कारण ये है कि हम एक मित्रहीन समाज की ओर उन्मुख हो रहे हैं, जिसमें हम किसी पर विश्वास नहीं करते कि हमने कोई किताब या कोई टुकड़ा लिखा तो वो हम किसी के साथ साझा कर सकें, क्योंकि हमें डर है कि उसका पीडीएफ जो है वो तुरंत ऑनलाइन हो जाएगा और वो किसी और के नाम से भी आ सकता है। तो इन सब भय, ये सारे भय के साथ, और अगर हम अगर कछुआ चाल से चलते रहे तो कोई ना कोई खरगोश हमारे आगे पहुंच जाएगा, इसका जो भय है वो भी हमें अपनी चीजों की, कविताओं की और लेखों की एडिटिंग करने से रोकता है। तीसरी बात है कि हम जिस व्यावहारिक समाज में जी रहे हैं, जिसमें हमें ये भय है कि अगर हमने किसी की आलोचना जरा सी कर दी तो उससे संबंध खराब हो जाएंगे, और इस डर से हमारे सामने बहुत सही आलोचक नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर आलोचना के नाम पर समीक्षाएं और सार संक्षेप बता देने की प्रवृत्ति है। जी गरिमा जी, अब अंत में मैं चाहता हूं, जो मेरा पहला सवाल था कि कुछ कृतियों का जिक्र करना चाहें अगर आप, जो आपने पढ़ी हो, जो आपको उल्लेखनीय लगी हो इस साल।
ममता कालिया का जो संस्मरण है जीते जी इलाहाबाद, वो उल्लेखनीय है। नीलाक्षी सिंह का खेला उल्लेखनीय है इस बीते साल में। प्रवीण कुमार का उपन्यास अमर देसवा जो है वो उल्लेखनीय है। प्रभात जी का जो अभी उन्होंने मैं भूल रही हूँ, जो उन्होंने अभी रिसेंटली एक अनुवाद मुझे भेजा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें ठहर करके काम किया गया है। अभी रोहिणी जी ने एक अनुवाद किया है, तो वो अनुवाद मुझे महत्वपूर्ण लगा। और इसके अलावा अनुराधा सिंह की कविताएं सामने आई हैं, और वो एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन कवयित्री के रूप में। और रश्मि रावत की किताब आई है स्त्री विमर्श पर, वो मुझे उल्लेखनीय लग रही है। जी राकेश जी, अनम्यूट कीजिए पहले तो। मैं सीधे सीधे किताबों का नाम गिनाने के बजाय कुछ वैसे पीसेस का नाम बताऊंगा जो मैंने पढ़ा और मुझे उल्लेखनीय लगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि कुछ उसको ठीक है, यदि मैं कहानियों की बात करूं तो कथादेश में पिछले दिनों रकीब नाम की एक कहानी आई है मिथिलेश प्रियदर्शी की, बहुत खूबसूरत कहानी है। या फिर ट्विंकल रक्षिता की जिस कहानी को हंस का सम्मान मिला, उनकी पहली कहानी है, वह बहुत ही मारक कहानी है। इसके अलावा पिछले दिनों रूबल के 2 लेख हमने पढ़े हैं समालोचन पर, जिसमें एक स्त्री विमर्श पर, एक गांधी और स्त्री को लेकर। ये बहुत उल्लेखनीय चीजें लगी। और बहुत अच्छा कहा अभी गरिमा जी ने कि जो कथेतर गद्य हैं वो लगातार आ रहे हैं। मैं अनुदित एक किताब का जिक्र करना चाहूंगा, गिरीश कर्नाड का जो एक आत्मकथात्मक गद्य आया है और मधुबी जोशी ने उनका अनुवाद किया, वो एक बहुत खूबसूरत किताब मुझे लगी है। तो इस तरह की और भी श्रृंखला में बहुत सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है इसको प्रभात जी पूरा कर दें। कविताओं के क्षेत्र में कुछ आपको उल्लेखनीय दिखा हो राकेश जी? मैं उस तरह से कविता का उतना मतलब बारीक पाठक नहीं हूँ, इसलिए शायद मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं एक और जसिंता केरकट्टा के कविता संग्रह का जिक्र करना चाहूंगी, वो उल्लेखनीय है। जसिंता केरकट्टा और उनकी कविताएं बहुत ही बाजार में ईश्वर शायद नाम। बाजार में ईश्वर, उसका नाम है। बहुत अच्छा संग्रह है। और कुमार अंबुज की जो टिप्पणियां आई हैं फिल्मों पर, वो मानी खेज टिप्पणियां हैं। और एक कहानीकार, बहुत नई तो नहीं है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हंस में छप रही हैं, प्रीति चौधरी। उनकी कहानियां बहुत ही लोक चेतना से समन्वित है, बहुत उल्लेखनीय कहानियां लिख रही। जी प्रभात जी। एक मैं जरूर सुधार करना चाहूंगा कि अभी गरिमा जी ने जिस खेला का जिक्र किया था वह दरअसल इस वर्ष की पुस्तक नहीं है, पिछले वर्ष ही छप के और बहुत चर्चित भी हो चुकी थी। हाँ, लेकिन वो इस बार वो मेरे पास आई थी संस्मरण की किताब पिछले वर्ष की। जी प्रभात जी। जी सर, ये है कि बहुत नाम लेने में यह है कि बहुत हम कुछ नाम ले पाते हैं, बहुत सारे छूट जाते हैं। नहीं, उस चक्कर में मत पड़िए। आपने जो पढ़ी है उनमें से कुछ अच्छी लगी वो आ रहा हूँ। राकेश जी ने और गरिमा जी ने कथेतर का बहुत जिक्र किया। मैं खुद भी कथेतर बहुत लिखता हूँ, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उपन्यास बहुत अच्छे आए हैं इस साल के दौरान। फिर गरिमा श्रीवास्तव का उपन्यास की पृष्ठभूमि में आया है और बहुत अच्छा उपन्यास है। लेकिन मैं इस साल के शुरुआती उपन्यासों की बात करूंगा। मुझे लगता है कि अमर देसवा नाम का एक उपन्यास जो प्रवीण कुमार ने लिखा है, वो बहुत अच्छा उपन्यास। और इसलिए अच्छा उपन्यास या कहानी एक विजन होना, जो प्रतिरोध की साहित्य की आप बात कर रहे थे, उस लेखक का विजन बहुत प्रभावित करता है। उपन्यास अपने आप में शायद उतना अच्छा नहीं। राकेश जी म्यूट कर लीजिए। मैंने उसका नाम लिया है, लेकिन ना अमर देसवा 2021 में आया है। जी बिल्कुल, वही पिछले साल का उपन्यास। जी प्रभात जी। विकास कुमार झा का इस साल आया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। टेक्निकली 2022 का उपन्यास है वह, लोकार्पण जरूर दिसंबर में हो गया था। अच्छा, जनवरी 2022 लिखा हुआ है। चलिए हम लोग सब लोग एक साल पीछे चल रहे हैं। नहीं 2022 का मुझे साल का नाम ठीक से याद ना हो, लेकिन सुलभ जी का जो उपन्यास दाता पीर आया, वह भी मुझे एक महत्वपूर्ण उपन्यास लगता है। प्रभात जी अपनी बात पूरी कर ले प्लीज। हमेशा नए लोगों को मैं रेखांकित करता हूँ। पुराने लोग तो लिखते ही, पुराने चावल है, लिखते रहते हैं, लेकिन विजन जो आगे दिखता है वो उस लेखक में दिखता है। और दूसरा मैं एक उपन्यास का जिक्र और करना चाहूंगा, विकास कुमार झा जो बहुत बड़े पत्रकार थे अपने जमाने में, उनका उपन्यास आया है राजा पीली बुलबुल, जो
गोवा की पृष्ठभूमि को गोवा। लेकर लिखा गया उपन्यास है और गोवा की हर उस चीज को दिखाता है जिसको एक सैलानी के रूप में हम नहीं जान सकते, वहां के जीवन की विसंगतियां। मुझे ये बात अपने आप में बहुत अच्छी लगी कि कोई आदमी दूसरे पृष्ठभूमि में जाकर रिसर्च करके एक ऐसा उपन्यास लिखता है, तो वो एक उल्लेखनीय काम मुझे लगा। इसके अलावा जसिंता करकेटा के कविता संग्रह का मैं भी उतना ही मुरीद हूँ जैसा गरिमा जी ने अभी बताया। ये कुछ जी। किताबें ऐसी थी जो मुझे लगा कि बहुत उल्लेखनीय है, और इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी और जो अच्छी थी। बिल्कुल, और बहुत सारी किताबें आई हैं जिनका जिक्र हम नहीं कर सके हैं, लेकिन पूरे साल हम पुस्तक समीक्षाएं करते रहे हैं, बहुत सारी किताबों का जिक्र उनमें भी हुआ है और उनको भी आप अपने पढ़ने की सूची में डाल सकते हैं। अपने दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ और अब बस मैं इस साल में की नए साल की शुभकामनाएं देता हुआ आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद आपका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। ग्वालियर घराना अब ग्वालियर में नहीं रहा, जयपुर घराना जयपुर में और बनारस घराना बनारस में नहीं बचा। क्या वजह है कि उत्तर भारत के तमाम संगीत घराने अपने शहरों से निकलकर, अपने प्रदेशों से निकलकर गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में विस्थापित हो गए हैं। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृतिकर्मी अशोक वाजपेयी घरानों की इसी स्थिति पर विचार कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में मैं आज एक दूसरी कला के बारे में बात करना चाहता हूं, शास्त्रीय संगीत के बारे में। और प्रसंग ये बना है कि कल मैं मुंबई में था, वहां ख्याल ट्रस्ट ने ग्वालियर घराने की गायकी पर एक परिसंवाद आयोजित किया, जिसमें मुझे भी बोलने का मौका मिला। ग्वालियर घराना जैसा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शायद जानते हैं, पहला घराना माना जाता है और ये भी माना जाता है कि बाकी सब घराने एक तरह से उसी से टूटकर या उससे अलग होकर या उससे विलग होकर या उससे विपदगामी होकर विकसित हुए। तो ग्वालियर घराना एक तरह से आदि घराना है। ये घराने, इनमें से अधिकांश घराने उत्तर भारत में थे, हिंदी क्षेत्र में थे। किराना, ग्वालियर, आगरा, जयपुर, अतरौली, ये सभी घराने, और बनारस, लखनऊ, और ये धीरे धीरे सब घराने, दरभंगा उधर पटियाला, धीरे धीरे ये सब घराने जिनके नाम इनके शहरों पर हैं, इनकी जगहों पर हैं, हिंदी अंचल से गायब हो गए। ग्वालियर में ग्वालियर नहीं है, आगरा में आगरा नहीं बचा, बनारस में बनारस खत्म होने को है, लखनऊ में लखनऊ कुछ नहीं है, जयपुर में जयपुर नहीं है, किराना में किराना नहीं। और ये दिलचस्प है कि ये सभी घराने गायकी के क्षेत्र में महाराष्ट्र और धारवाड़ चले गए, या वहां विकसित हुए, वहां पले पुसे, और या फिर वाद्य यंत्रों के सिलसिले में बंगाल चले गए। घरानों को जन्म मिलता है उत्तर भारत में, हिंदी क्षेत्र में, पर वो हिंदी क्षेत्र उनको बचा नहीं पाता। बहरहाल ग्वालियर पर जो बातचीत हुई बहुत दिलचस्प थी। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या किसी घराने में परंपरा में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या जगह है कि नहीं है। और इस पर बहुत दिलचस्प बात हुई और पता ये चला कि एक ही बंदिश, एक ही राग में अलग अलग संगीतकारों में, जिनमें रहमत खां, कृष्णा शंकर पंडित, कुमार गंधर्व इत्यादि शामिल हैं, उसी बंदिश को, उसी राग को उन्होंने अलग अलग ढंग से पेश किया है और सब ग्वालियर घराने की गायकी के अंतर्गत है। यानी एक घराने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गुंजाइश हमेशा बनी हुई थी।
अब ग्वालियर घराने के बारे में ये आमतौर पे कहा जाता है कि वहां धैर्य का व्याकरण है, लेकिन साथ साथ लालित्य की स्फूर्ति भी है। वहां ख्याल की संपूर्णता पर सर्वांगता का आग्रह है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि उसमें फूलों की सुषमा कम है, वो जड़ों की कसमसाहट, एक तरह का अंधेरा सौंदर्य अधिक है। मैंने पहली बार अपने जीवन में शास्त्रीय संगीत की जो पहली सभा सुनी और जिससे मेरी संगीत में रुचि का कायाकल्प हुआ, वो ग्वालियर घराने के ही पंडित कृष्णराव शंकर पंडित की गायकी थी, जो सागर में मैंने सुनी थी। और ये ऊर्जस्वित संगीत है, ये ऊर्जा का संगीत है, शक्ति का संगीत है, किसी हद तक ये पौरुष का भी संगीत है। और उसमें एक दमखम, एक आत्मविश्वास और स्फूर्ति सब एक साथ। और क्योंकि वो सबसे पहला घराना हुआ, इसलिए उसमें अग्रणी होने का आत्मविश्वास भी है। वो एक तरह से सुशिल्पित संगठित आत्म का संगीत है। और अगर संगीत के कुछ दार्शनिक आशय सोचे जाएं तो लगेगा कि नश्वरता की अनिवार्यता के बरक्स, स्वयं स्वर की अपार भंगुरता के बरक्स, ये शास्त्रीय संगीत अनश्वरता की संभावना को संबोधित है। एक तरह से वो जो हमारा नैसर्गिक मौन है, उसको मानवीय आवाज की जटिलता से स्वर दलित करने की चेष्टा है। एक तरफ उसका भव्य स्थापत्य है, जो मनुष्य की अंततः संभव गरिमा, औदात्य और सौंदर्य की त्रयी रचता है। अक्सर ग्वालियर के ख्याल को ध्रुपद से संबंधित कर देखा जाता है तो कुछ प्रश्न उठते हैं। जैसे एक प्रश्न ये है जो मैंने उठाया कि क्या ध्रुपद का प्राचीन वैभव और ख्याल की आधुनिक विकलता, इन दोनों में कोई संवाद है? क्या ध्रुपद अनंत को संबोधित है, वो अनंत की साधना है, और ख्याल समय से संसक्ति है? जैसे आधुनिकता एक स्थायी क्रांति है, वैसे ही ख्याल हमारे शास्त्रीय संगीत में एक तरह की स्थायी मुक्ति का मुकाम है। जैसे सारे परिवर्तन विस्तार आधुनिकता में ही हो रहे हैं, फिर आप उनको उत्तर आधुनिकता और जो भी कहें, वैसे ही सारे परिवर्तन और विस्तार ख्याल में ही हो रहे हैं। ध्रुपद को अपने जमाने में जब उसका अपने उरूज पर था वो, तो इतने सारे संगीतों की उपस्थिति नहीं थी, इतनी भयावह और भीषण और लगातार लोकप्रिय संगीत की, फिल्म संगीत की। तो एक तरह से उसका संघर्ष अपने को बनाए रखने का उतना कठिन और जटिल नहीं था जितना ख्याल का है। और क्या इस ख्याल के संघर्ष की हमने अनदेखी की है? ये कुछ प्रश्न है जो संगीत को लेकर उठते हैं। मैं तो संगीत का वेत्ता नहीं हूं, वहां संगीत वेत्ता जमा थे मेरे अलावा सभी, और मैंने ये सवाल भी उठाना उचित समझा कि ऐसा क्यों है कि हमारे शास्त्रीय कलाकार, फिर चाहे वो संगीत में हो चाहे नृत्य में हो, एक आध दो अपवाद छोड़ दें टीएम कृष्णा वगैरह का, तो कुल मिलाकर
सत्ता के पाले में ही रहते हैं। वो यूं तो पद्म पुरस्कारों इत्यादि के लिए तरह तरह की राजनीतिक गठजोड़ जुगाड़ करने से बाज नहीं आते, लेकिन वैसे राजनीति से निष्प्रिय रहते हैं कि उन्हें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। सभ्यता पर कितना ही बड़ा संकट पड़ जाए, जो कि इस समय है, लेकिन हमारे शास्त्रीय संगीत का उसको लेकर अपना कोई रुख नहीं बताते। तो ये जो एक तरह की सत्ता भक्ति या सत्ता के को लेकर एक तरह की कायरता है, वो हमारे शास्त्रीय परंपरा से कैसे मेल खाती है? हमारी परंपरा तो प्रश्नवाचक परंपरा रही है। स्वयं घरानों का विकास इसी प्रश्नवाचकता के कारण हुआ है। तो वो अपने क्षेत्र में तो प्रश्नवाचक हैं, लेकिन जो व्यापक सांसारिक क्षेत्र है उसमें प्रश्नवाचक नहीं है। यही एक तरह से एक स्थायी विडंबना बन गई है हमारी शास्त्रीय कलाओं की आज तक। इस ओर भी कुछ ध्यान देना जरूरी है। हिंदी भाषा का इतिहास और विकास बहुत ही पेचीदा गलियों से गुजरकर आज तक पहुंचा है। खासतौर पर जातीय वर्चस्व की लड़ाइयों और सांप्रदायिक टकराव की इसमें खासी भूमिका रही है। आलोक राय की किताब हिंदी राष्ट्रवाद इन तमाम पेचीदगियों को बहुत ही बारीकी से हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस महत्वपूर्ण किताब पर बात करते हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है अपूर्वानंद जी। ये किताब हिंदी राष्ट्रवाद मैंने पढ़ी, बहुत ही दिलचस्प, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अगर आपको हिंदी समाज की समझ को समझना हो, हिंदी भाषियों को समझना हो, तो आपको ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए कि कैसे कैसे जो इतिहास और विकास साथ साथ हुआ है उसने उनकी मानसिकता को निर्मित किया है और हिंदी कैसे निर्मित हुई है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल इस किताब के नाम को लेकर है कि हिंदी राष्ट्रवाद, जो आप तो जानते समझते हैं, इस पर बात करते रहे हैं, लेकिन जो आम दर्शक हैं वो हिंदू राष्ट्रवाद को तो जानता है, हिंदी राष्ट्रवाद को नहीं जानता। और उस रूप में हिंदी भाषी समाज की पहचान भी मैं समझता हूं नहीं बनी, हालांकि इस पर लंबी बहस होती रही है। रामविलास शर्मा जी ने काफी कुछ लिखा है, आपकी टिप्पणी। हिंदी राष्ट्रवाद की एक विडंबना यह है कि यह किताब अंग्रेजी में लिखी गई थी, हिंदी नेशनलिज्म नाम से। तो और यह समझने की कोशिश की गई कि क्या हिंदी का कोई राष्ट्रवाद है, और वह इसलिए कि जब आप भाषा के साथ एक भाषाई राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वह कम हिंसक प्रतीत होता है धार्मिक राष्ट्रवाद की जगह। ऐसा अक्सर कहा जाता रहा है हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में, बल्कि पिछले 40-50 वर्ष से असमिया राष्ट्रवाद की बात होती रही है। और असमिया राष्ट्रवाद को यह कहा जाता रहा है कि वह इसलिए कम हिंसक है कि वह भाषाई राष्ट्रवाद है। उसी तरह जैसे बांग्लादेश के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वह दरअसल बांग्ला राष्ट्रवाद की देन है, वह कोई, और इसलिए वह खंडित करता है जो मुसलमान और हिंदू के भेद को खंडित करता है। तो प्रश्न यह है कि क्या हिंदी राष्ट्रवाद जैसी एक कोई चीज हो सकती है, और अगर वह है तो वह का क्या कम हिंसक होगी या स्वीकार्य होगी, या उसकी नौयत क्या होगी, उसकी विशेषता क्या होगी। तो आलोक राय ने इसको समझने की कोशिश की है कि यह जो हिंदी के नाम पर राष्ट्रवाद है उसकी पेचीदगियां क्या हैं, उसके इतिहास में जाते हुए, और यह एक निर्मम पड़ताल है जिसमें उन्होंने बिना किसी पर दोषारोपण की कोशिश किए हुए समझने का प्रयास किया है कि हिंदी के नाम पर जो राष्ट्रवाद होगा वह भी क्यों उतना ही खतरनाक हो सकता है और उससे बचने की जरूरत क्यों है। जी, तो बल्कि जो अगर आप हिंदी के राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, हम लोग इसके बरक्स हिंदुत्व को भी देखते हैं, तो इन दोनों का भी कोई आपस में संबंध दिखता है, यानी हिंदीत्व और हिंदुत्व
इनका भी आपस में कोई रिश्ता निकल कर आता है? आलोक राय ने जो आरंभिक यानी 19वीं शताब्दी का इतिहास है, उसके दस्तावेजों के आधार पर, उसके चरित्रों के आधार पर, और वह एक बड़ी दिलचस्प कहानी सी लगती है, बल्कि नाटक सा लगता है जो घटित हो रहा है, जिसमें अंग्रेज चरित्र हैं, हिंदुस्तानी चरित्र हैं, और ये दोनों अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं, और इस आधार पर वो एक हिंदी का निर्माण कर रहे हैं। और वह हिंदी जो फारसी से जो अलग होगी और जो फारसी युक्त उर्दू से अलग होगी, तो एक अलग हिंदी का निर्माण किया जा रहा है। यह हिंदी किस प्रकार हिंदुत्व से जुड़ती है, कई जगह जो चरित्र इस हिंदी को बना रहे हैं वो वास्तव में हिंदुत्व नहीं चाहते होंगे, लेकिन न चाहते हुए भी जो हिंदी का उनका अभियान है वो इस हिंदू राष्ट्रवाद की परियोजना को खाद पानी देता है। यह बात भी आलोक राय ने इसमें स्पष्ट की है। लेकिन आरंभिक इतिहास इतना सरल नहीं। यह अगर इस किताब को देखा जाए या हिंदी उर्दू पर काम करने वाले कई पहले के विद्वानों को देखा जाए, जिनकी सूची इसमें आलोक राय ने दे रखी है, वो बहुत उपयोगी है। खुद उनके पिता अमृत राय ने इस पर काम किया था, हाउस डिवाइडेड, और बाकी तमाम लोगों ने इस पर काम किया है कि यह जो संघर्ष था 19वीं शताब्दी का, जिसमें दो अभिजात वर्गों के बीच एक युद्ध चल रहा था, और ये बहुत छोटा सा वर्ग था, यानी 3% शिक्षित लोगों का वर्ग था हिंदुओं में, जो अपने ओहदों को लेकर, अपनी हैसियत को लेकर और एक संघर्ष कर रहा था, और उसमें उसने भाषा को वाहन बनाया, लेकिन वह अपने हितों के लिए कर रहा था, भाषा को वाहन बनाया। इस वजह से ही जरूरी हो गया कि वह इसके इर्द गिर्द एक बड़ी गोलबंदी करे। तो वह फिर बड़ी गोलबंदी भाषा की गिर्द कैसे हो सकती थी? वैसे लोगों की जो शिक्षित ही नहीं, उनको क्या लेना देना था इनसे? तो फिर उसमें कौन सी अपीलें की जा सकती थी, और वे अपीलें किस प्रकार बंटवारे का कारण बन गई? यानी आपने जो अपील की, वह हिंदी की अपील आखिरकार एक हिंदू अपील में कैसे तब्दील होती है और एक अलगाववादी अपील में कैसे बदल जाती है। यह बात आरंभिक उर्दू के साथ हुई। तो यह जिसको आपने कहा हिंदीत्व और हिंदुत्व, उन दोनों के बीच एक रिश्ता कायम होता है जब यह अभिजन अपनी हिंदी की मांग को, जो कि उसके ओहदे और रसूख और उसके रुआब के बढ़ने की चाहत के चलते पैदा हुई है, उसके चलते वो एक तथाकथित जनतांत्रिक गोलबंदी करता है, जिसमें लोगों को इकट्ठा करता है। तो कौन से नारे होंगे जिससे लोग इकट्ठा होंगे, और जब वे नारे, उन नारों की वो खोज करता है, तो फिर हिंदू राष्ट्रवाद से हिंदी का जुड़ाव हो जाता है। जी, और इसमें जातियों का संघर्ष भी है। आपने अभिजात वर्ग की बात की, लेकिन जातियां भी गुत्थम गुत्था है, सवर्ण जातियां, और वो अपने अपने धर्म को एक आधार बना रही। उधर उर्दू में मुस्लिम राष्ट्रवाद आधार बन रहा है, यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद आधार बन रहा है, या हिंदुओं को गोलबंद किया जा रहा है। और वहां भी आप देखिए कि कैथी की जगह नागरी को आरोपित करना, कैथी को खत्म कर देना, जो कि ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि एक खास किस्म का ब्राह्मण तबका था। नागरी को बमनी भी कहा जाता था, ब्राह्मणों की लिपि। तो ये पूरा खेल चल रहा था। और इसमें एक तीसरा कोण ये था कि आर्थिक हितों की भी लड़ाई थी, स्वार्थों की भी लड़ाई थी। अदालतों में या दूसरी जगहों पर नौकरियां वगैरह वगैरह, ये पूरा संघर्ष जो है अपने आप में उस समय के बड़े संघर्ष को भी रूपायित करता है। हाँ, इसलिए इतिहास की गति सिर्फ एक तरह से तो चलती नहीं है और एक कारक से भी तय नहीं होती है। आमतौर पे हम लोग व्याख्या करने की कोशिश करते हैं आर्थिक कारकों के आधार पर, और उसमें यह व्याख्या की जा सकती है कि एक वर्ग था जो आर्थिक कारणों से इस आंदोलन को चला रहा था। लेकिन जैसा आलोक राय ने बताया कि उसमें सांस्कृतिक कारण जुड़ गए और उनको अलग नहीं किया जा सका, और जैसा और विश्लेषण करके बताया है कि इसमें किस प्रकार जाति प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको सक्रिय दिखलाई पड़ेंगे। वो उस समय के लेखन में, जिसमें कायस्थों को भी कुछ गाली दी जा रही है,
भला बुरा कहा जा रहा है मुसलमानों के साथ, तो यह एक साथ नौकरी, अदालत में जगह, सरकारी नौकरियों में जगह, लेकिन सांस्कृतिक प्रभुत्व, तीनों चीजें साथ मिल जाती। तो आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक दोनों ही इसमें मिले हैं। और जब 19वीं शताब्दी के इतिहास को हम देखते हैं तो उस वक्त एक तरह की प्रतियोगिता की स्थिति है। 1857 समाप्त हुआ है। 1857 में मुसलमानों को 1857 के बाद अंग्रेजी हुकूमत ज्यादा शक की निगाह से देखती है, और तो मुसलमानों को साबित करना है, मुसलमान अभिजन को साबित करना है, जिसमें सर सैयद भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, कि वे वफादार हैं, तो इसलिए उनको तरजीह मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जो हिंदू समुदाय है वो बता रहा है कि हम ज्यादा वफादार हैं, हमें तरजीह मिलनी चाहिए, है ना। और उसमें वे सारे चरित्र शामिल हैं जिनके हम बहुत इज्जत करते हैं। तो यह हमारा जो एक राष्ट्रवादी आग्रह है उसको भी ठेस पहुंचाती है यह किताब, क्योंकि और ये बातें जानी हुई हैं कि हमारे जो सम्मानित चरित्र हैं वो इस प्रतियोगिता में लगे हुए हैं कि अंग्रेजों को बता सके कि नहीं, हम आपके ज्यादा वफादार हैं, इसलिए आप हमारी मांग पर विचार कीजिए। और मैकडोनल्ड और बाकी, और अंग्रेज इस चीज को समझ रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं, वो बच भी रहे हैं। तो कई और कैसे भाषा का मामला, लिपि का मामला बन जाता है, नागरी लिपि का। आपने ठीक ही कहा, कैथी को बिल्कुल पीछे, बल्कि मैं तो अपने बचपन की याद करता हूँ, सीवान के शेख मोहल्ले में जब से स्कूल की तरफ जाता था तो कैथी विद्यालय है, कैथी पाठशाला, कैथी की पढ़ाई होती थी। 80 के दशक तक मैंने कैथी की पढ़ाई देखी है। तो कैथी का जो पतन है उस पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। तो लेकिन जैसा आलोक राय ने कहा कि जो चरित्र उस वक्त काम कर रहे थे उन बेचारों को पता नहीं था कि वो जो कर रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा, कि क्या उसके चलते 1947 हो जाएगा, क्या उसके चलते भारत का बंटवारा भी हो सकता है, ये तब उन्होंने नहीं सोचा था। तो अपूर्वानंद जी, जो इतिहास में इसकी जड़ों में हम देखते हैं हिंदी की, वो जो विरासत या परंपराएं मिली हैं वो क्या अभी भी हम ढो रहे हैं? वही सवर्णपन हमारे हिंदी में है, वही हमारे भाषा में अभिजात्यता भी है, वही हमारी भाषा में हिंदू सांप्रदायिकता भी है। देखिए, आलोक राय ने यह चिंता व्यक्त की है कि हमारे जो शुरुआती चरित्र और उस वक्त की जो एक प्रतियोगी राजनीति भी थी और प्रतियोगिता चल रही थी हिंदू अभिजन और मुसलमान अभिजन के बीच, उसके बाद से स्थितियां बहुत बदली। तो एक हमने ऐसी, अगर हम सिर्फ अभी हिंदी की बात करें, क्योंकि हम उर्दू की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमने एक ऐसी हिंदी तैयार करने की कोशिश की जो राष्ट्रवादी हिंदी हो, लेकिन जो सिर्फ राष्ट्रवादी हिंदी नहीं ना हो, बल्कि जो हिंदू हिंदी। और हिंदू हिंदी होने का मतलब ये, और ये गलतफहमियां हमारे दिमाग में डाली गई कि जैसे हिंदी संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री है, जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत है ना। हिंदी संस्कृत की पुत्री नहीं है, यह बात पुराने भाषाविदों ने भी कही, लेखकों ने भी कही। लेकिन हिंदी को जो इस हिंदूपन से जोड़ा गया और हिंदी को साझा विरासत से काटने की कोशिश की, और अब वो काफी उग्र हो गया। इस वर्ष भी आपने ऐसे अभियान देखे हैं जिनमें कहा गया है कि हिंदी से वैसे शब्दों को निकाल देना है जो शब्द विदेशी हैं, जो उर्दू के शब्द हैं, जो फारसी के शब्द हैं। तो जो भूत हमारा है 19वीं शताब्दी के अंत में नागरिक चारणी सभा के दस्तावेजों में दिखलाई पड़ता है कि कैसी हिंदी आपको बनानी है। तो ऐसी हिंदी बनानी है जिसमें उर्दू के शब्द ना हो, एक आग्रह यह है, बाहरी शब्द ना हो। मुझे याद है 2004-05 में जब हम स्कूली पाठ्यचर्या बना रहे थे तो डॉक्टर नामवर सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा था व्याकरण में हमने जो विभाजन किया है शब्दों का, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, यह विभाजन पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे एक बोध पैदा होता है छात्रों में और अध्यापकों में भी कि ये बाहरी हैं। तो जो बाहरी हैं, वो चाहे शब्द हों, वो चाहे दूसरे मुहावरे हों, उन बाहरी को बाहर करके हम एक शुद्ध चीज हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज हिंदी के साथ बहुत खास है कि हम एक शब्द सुनते हैं, जैसे शुद्ध घी शब्द सुनते हैं,
शुद्ध घी क्या है भाई? आपके यहाँ शुद्ध घी है? कोई ये नहीं कहता घी है, ये तो शुद्ध घी है, क्योंकि हमेशा मिलावट का खतरा बना रहता है। उसी तरह शुद्ध हिंदी आप बोल रहे हैं, तो हिंदी बोल रहे हैं कोई नहीं कहता शुद्ध हिंदी। शुद्ध हिंदी का मतलब क्या है कि आपने उर्दू के शब्दों को बाहर निकाल दिया, उर्दू के मुहावरों को बाहर निकाल दिया, वो शुद्ध हिंदी है। तो इस खतरे की तरफ इशारा इस किताब में किया गया है कि हिंदी अपनी ताकत से अपने आप को वंचित ना करे, और इसका नतीजा हमें स्कूलों में दिखलाई पड़ता है कि स्कूलों के जो अध्यापक हैं वो अभी भी, यानी 2021 में भी, और अगर आप अपने बचपन की याद कर लें, हम अपने बचपन की याद कर लें, तो उस वक्त भी हमारे अध्यापक, हिंदी के अध्यापकों में एक शुद्ध हिंदीवादी आग्रह था, जिसका असर हिंदी की किताबों पर पड़ता है, हिंदी की पाठ्य पुस्तकों पर पड़ता है, जिसके चलते वे निहायत ही नीरस हो जाती हैं, उबाऊ हो जाती हैं, और उन हिंदी की किताबों को राष्ट्रवाद का वहन भी करना है, वो उसकी गाड़ी बन जाते हैं, उन पर राष्ट्रवाद सवार होता है। तो उनको नीति का पाठ पढ़ाना है, उनको राष्ट्र का पाठ पढ़ाना है, उनको शुद्ध संस्कृति का पाठ पढ़ाना है। तो कुल मिलाकर हिंदी की कक्षा एक निहायत नीरस, उबाऊ और साथ साथ एक खतरनाक दिमाग तैयार करने वाली कक्षा बन जाती है। जी, आलोक राय इसका भी जिक्र करते हैं कि कैसे हिंदी हमेशा एक खौफ में रही, या ये खौफ पैदा किया जाता रहा कि हिंदी खतरे में है। यानी पहले उर्दू से खतरा था, फिर अंग्रेजी से खतरा था, फिर इससे खतरा हो गया, फिर उससे खतरा हो गया। तो हिंदी को खतरे में दिखाने की एक कोशिश लगातार होती रही। ये खतरा उसी तरह का है क्या जो हिंदू धर्म के लिए खड़ा किया जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में? दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। आलोक राय ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि हिंदी खतरे में रही और अब तक उसको बतलाया जाता है कि उर्दू से खतरे में है। तो जब तक आप उर्दू को खत्म नहीं कर देंगे, हिंदी की जगह नहीं बन सकती है। और उर्दू को दूसरी भाषा बनाने की मांग जब की जाती है तो हिंदी वाले उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हालांकि इससे हिंदी का कोई हक नहीं मारा जाता है। दूसरे के फिर अंग्रेजी से खतरे में है, तो ये लोहियावादी और बाकी जितने लोग थे उन्होंने ये भय पैदा किया। तो यह एक चिरंतन भय कि हिंदी खतरे में है, हिंदी खतरे में है, उसके चलते एक प्रजाति पैदा होती है जो हिंदी रक्षकों की प्रजाति है और हिंदी सेवकों की प्रजाति है। आपने दुनिया में कई भाषाओं के लोगों को सुना होगा, कहीं ये नहीं सुना होगा कि अंग्रेजी किसी का परिचय देते हुए अंग्रेजी सेवक हैं या मलयालम सेवक हैं, लेकिन हिंदी में अक्सर परिचय देता है मुकेश कुमार जी हिंदी सेवक हैं या फला हिंदी सेवक हैं। इससे उस हीनता बोध का पता चलता है जो हिंदी वालों में भरी जाती है। दूसरे की हिंदी को राज्याश्रय प्राप्त है। इस सरकार में पिछले 8 सालों से यह दिखलाई पड़ रहा है कि अब ये काम चालाकी से किया जा रहा है। जैसे गृह मंत्री उत्तर पूर्व के राज्यों में गए और वहां जाकर उन्होंने कहा हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी जाएगी, इससे हिंदी के शिक्षकों के पद ज्यादा निकलेंगे। आपको ये पूछ सकता है कि हिंदी पर ही आप पूरे राजकीय कोष का इतना खर्च क्यों करेंगे, तमिल पर क्यों नहीं होगा? त्रिभाषा सूत्र में कर्नाटक हो या केरल हो या दूसरे राज्य हो, उन्होंने तो पढ़ाया हिंदी को, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों ने दूसरी भाषाओं को नहीं पढ़ाया। तो धोखा किसने किया? तो हिंदी खतरे में है के साथ एक चालाकी भी साथ साथ चलती रहती है कि हिंदी जितना झटक ले, है ना, फिर हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाना है। उससे क्या लाभ होगा संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने से? क्योंकि हमें यह पता है कि जो हिंदी भाषी इलाके हैं उनमें हिंदी उनको कुछ प्रदान नहीं कर रही है। अगर उनको नौकरी मिल रही है, तमिलनाडु में मिल रही है, केरल में मिल रही है, दूसरी जगह मिल रही है, बैंगलोर में मिल रही है, तो इसलिए हिंदी को लेकर और एक हीनता बोध भरा जाता है ताकि ये सारी चीजें छिपाई जा सके और हिंदी राष्ट्रवाद के अहंकार में लोग लीन रह सके। तो आज की तारीख में मेरा अंतिम प्रश्न है कि हिंदी राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद, इसमें कितनी समानता और कितनी असमानता आप देखते हैं? देखिए, किसी भी भाषा का राष्ट्रवाद जब बनेगा तो वह अंततः एक हिंसक राष्ट्रवाद की तरफ जाएगा। मैंने शुरू में असम का उदाहरण दिया। हमारे कई मित्रों ने यह कहने की कोशिश की कि नहीं, वहां हिंसा नहीं होगी, वहां इसमें सब मिल जाएंगे, हिंदू भी मिल जाएंगे, मुसलमान भी। अब यह दिखलाई पड़ रहा है कि असमिया राष्ट्रवाद अंततः मुसलमान विरोधी साबित
वह हिंदू राष्ट्रवाद में तब्दील हो गया। उसी प्रकार हिंदू राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद में तब्दील होने को अभिशप्त है, वो उससे मुक्त नहीं हो सकता। और इसलिए सबसे अच्छा यह है कि किसी भी राष्ट्रवादी सपने से भाषा अपने आप को मुक्त करे। वह अपने आप को एक सार्वभौम अनुभव की वाहक के रूप में, उसकी प्रवक्ता के रूप में, उसकी अभिव्यक्ति करने वाले के रूप में देखने का प्रयास करे। जैसे अंग्रेजी को अगर कहा जाए, अंग्रेजी किस राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व आज करती है? किसी का नहीं। वह एक प्रकार के अंतरराष्ट्रीय अनुभव या सार्वभौम अनुभव की भाषा बन गई। हिंदी क्या ऐसी भाषा बन सकती है? क्या यह कहा जा सकता है कि हिंदी में असम के अनुभव भी व्यक्त होंगे? क्या यह कहा जा सकता है कि हिंदी में बांग्ला के अनुभव भी व्यक्त होंगे, या हिंदी में अंग्रेजी इंग्लैंड के अनुभव भी व्यक्त होंगे? जब तक उस संकीर्णता से हिंदी नहीं निकलेगी, तब तक वह भाषा की सार्वभौमिकता हासिल नहीं कर सकेगी, और हमेशा यह खतरा रहेगा कि वह हिंदू राष्ट्रवाद की अनुषंग बन जाए और उसकी लाठी बन जाए। तो मैं तो ये सिफारिश करूंगा अपने दर्शकों को, ये किताब जरूर पढ़ें। थोड़ा जटिल है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा समय मांगेगी, धैर्य मांगेगी, लेकिन ये किताब पढ़ी जानी चाहिए हिंदी को समझने के लिए, हिंदी के इतिहास को समझने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए, और जो हिंदी के नाम पर सियासत हो रही है उसको समझने के लिए। इसको समझने के लिए भी कि इतिहास लिखा कैसे जाता है। इतिहास आरोप लगाते हुए नहीं लिखा जाता है, इल्जाम लगाते हुए। इतिहास समझने के लिए लिखा जाता है। आप सोचते हैं काश ऐसा ना होता, लेकिन वो हुआ, ऐसा हुआ। आप देखते हैं कि कितने महान चरित्र फिसल गए। तो आप उसको समझने, और यह किताब इसमें हमारी बहुत मदद करती है कि आप दरअसल इतिहास लिखें कैसे, वह समझना है इतिहास को। और अगर आप इतिहास को समझ जाएंगे तो शायद वर्तमान को संभाल लेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस महत्वपूर्ण किताब पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का मानना है कि वर्तमान राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है ईमानदारी। हर दल इस समस्या से जूझ रहा है कि ईमानदार नेताओं का वो क्या करे। बेईमानों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनके साथ तो उसे अपनेपन का एहसास होता है, मगर ईमानदार हमेशा संदिग्ध रहते हैं, पता नहीं वे कब क्या कर बैठे। देखते हैं उनका स्तंभ, ना काहुल से बैर। मित्रों, एक बड़ी ज्वलंत राजनीतिक समस्या पर आज बात करने वाले हैं हम, कि ईमानदारी से कैसे निपटा जाए। ये आजकल राजनीति की सबसे ज्वलंत समस्या है। ईमानदार नेता का क्या करें, कैसे करें, ये हर दल के सामने, हर एक दल के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। राजनीति को कभी बेईमानों से डर नहीं रहा। एक आदत सी पड़ गई है बेईमानों के बीच उठने बैठने की, अपनापन सा लगता है उनके बीच, घरों की अनुभूति होती है। पर कभी कोई नया आदमी टकरा जाता है तो बराबर खटका लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये साला कोई ईमानदार आदमी निकल आए। और पर जैसे ही उसकी बेईमानी खुलती है तो क्या कहें, बस आनंद आ जाता है, सब आनंद आ जाता है कि ये हुई ना बात, ये भी वही है जो हमें। अरे यार, ईमानदारी के बूते कभी राजनीति होती है क्या? सुना हमने भी है कि आज़ादी के पहले बड़ी ईमानदारी चलती थी पार्टी में, सुना हमने भी है। विश्वास नहीं होता, उल्लू बनाते हैं, कहीं ऐसा भी होता है सब। राजनीति में बेईमानी और राजनीति हमें दोनों बड़े पर्यायवाची शब्द लगते हैं। तो हमारी चिंता के विषय यह है कि आजकल लोगों ने राजनीति में ईमानदारी का प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। बातें हो रही ईमानदारी, कहा जाता है कि स्वच्छ राजनीति हो, ईमानदारी हो। ऐसी नादानी वाली बातें हैं, ऐसी शरारतपूर्ण बातें हमने आज तक नहीं सुनी जो आजकल सुनना पड़ रही है। अरे ईमानदारी करनी होती तो हम राजनीति में आते, बीहड़ में उतरकर डकैती से परहेज है, हद है। ये जो हमने चिकनी बनियान पर खुरदरी खद्दर पहनी, चरखे पर बैठकर नाटक किया, रघुपति राघव राजा राम कंठस्थ किया,
तो क्या ईमानदारी के लिए किया? यार क्या बात करते हो, हद होती है। हमें तो ये ईमानदारी एक विदेशी भाषा का शब्द लगता है, हमें तो सुनते ही सिर चकरा जाता है, इसका अर्थ समझ नहीं आता कि ईमानदारी का मतलब क्या। और हमें तो उस भाषा शास्त्री की तलाश है जिसने ये शब्द निकाला, बदमाश। यानी कौन सा विद्वान था? हम तो तभी कहते हैं ना, हम राजनीति में अपनी पार्टी में हमेशा कहते हैं कि यार इन विद्वानों को सालों को सिर पे मत चढ़ाओ, इनको मुंह मत लगाओ। देखिए हमारे हिसाब से तो ईमानदारी का कोई रोल ही नहीं है। ईमानदार आदमी की शक्ल दुबला होके गुलजारी लाल नंदा टाइप निकल आती है। जेपी से लेके विनोबा तक इस देश के नामी गिरामी ईमानदारों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। चलिए देखिए आप, इस देश में ईमानदार की शक्ल ऐसी निकल आती है मानो 50 दस्त लग गए हों। ईमानदारी भैया ईमानदार को भी नहीं पचती। ईमानदार आदमी तो यहां सूखता जाता है। आप तो कभी कोई दुबला आदमी देखो तो जान जाओ कि या तो उसे टीबी की बीमारी है या फिर वो ईमानदार है। तो इसलिए हम तो कहते हैं पार्टी में कोई दुबला आदमी कहे साहब हम आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप पहले उसका एक्सरे करा दो। मान लो टीबी है तो उसके अपने पार्टी में ले लो, पर एक्सरे ठीक है और टीबी ना हो तो समझ जाओ वो ईमानदार है, उसे मत लेना। देखिए तो कि ये जो ईमानदार हैं, देखिए कठिनाई हमें ये है, हम एक बात बताएं आपको, ईमानदार है कह रहा है साहब आ जाएं सर हम आपकी पार्टी में, तो आ जाए, पर ईमानदार आदमी से हमेशा खटका लगा रहता है। वो पार्टी में ना हो तो भी खटका लगा रहता है। हमें ईमानदारी में ऐसे ईमानदार कभी नहीं खटके। ये हमारी पार्टी में भी ईमानदार भी रहे, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि बड़े सीधे साधे। हमें ऐसे ही ईमानदार चाहिए जो बड़े सीधे साधे हों। सीधे साधे मतलब वो जो खुद बेईमानी नहीं करते पर बेईमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। संत टाइप, गऊ टाइप, नपुंसक ईमानदार, ये राजनीति के लिए वरदान होते हैं। नपुंसक ईमानदार राजनीति के लिए बहुत मुफीद हैं, वरदान हैं। ऐसे सजावटी ईमानदारों का राजनीति में हमेशा स्वागत है। फाटक खुले हमारे, ये तो गहने हैं, इन गहनों के हम बड़े शौकीन हैं। हमें कहने को होता है, दिखाने को होता है कि हमारे यहाँ देखो कितना ईमानदार आदमी, कि वो चुप है, खुद ईमानदार है, बेईमानी करता नहीं, पर जो बेईमानी कर रहे हैं उनको देखता नहीं, उनके खिलाफ कुछ करता नहीं, कहता नहीं। बस ऐसी ईमानदारी जो हमारी बेईमानी में खलल न डाले, हमें ऐसी ईमानदार चाहिए। रीढ़ वाले ईमानदार हमको नहीं चाहिए भाई साहब। इसीलिए ये बात जो कहते हैं आप कि इस समय राजनीति में ईमानदारी हो, तो कृपया ध्यान रखें, अगर आप इस ईमानदारी के क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए, हमारे पार्टी में आपका स्वागत है। ताना बाना में आज बस इतना ही। ताना बाना का आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं अगले रविवार यानी सन 2023 के पहले रविवार को फिर हाजिर होऊंगा एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।